हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट जिसका नाम है मेंसुरेशन और हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। तो आज से हम लोग ये नई यूनिट जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। एक हमने अलजेब्रा के बारे में पूरा पढ़ा जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, घातांक करनी, लॉग के बारे में, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय के बारे में, फलन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर पढ़ा। एलसीएम, एचसीएफ, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर पढ़ा। और सेकेंड यूनिट हम लोगों ने कवर किया ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। वहाँ पर हमने सीखा, बहुत सारे वहाँ पर हमने क्वेश्चंस लगाए और हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसको लगाने के लिए एक बुकलेट में भी क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप उसको लगाते रहिए। यानी कि 2 यूनिट हमारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। थर्ड यूनिट पे हम लोग आ चुके हैं। थर्ड यूनिट है हमारी मेंसुरेशन। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर पुराने हैं, जो पिछली वीडियोस देख रहे हैं, अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो आज से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी कि अपनी पुरानी वीडियोस देखते रहें, लेकिन यहाँ से आकर के स्टार्टिंग कर सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास कम है। जितना भी समय मिले वो सब कुछ कम है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से निखर करके बाहर नहीं आएंगे। आपको ध्यान रहेगा फॉर्मूला, लेकिन अगर आपको और अच्छा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन हम आपको देते चल रहे हैं और बाकी आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए, आप उस बुक को ले लीजिए। चलिए फिर आज की जो क्लास है उसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग को समझनी है। तो देखिए, जो मेंसुरेशन होता है इसमें हम लोग आखिर में पढ़ते क्या क्या है। तो मेंसुरेशन में हम लोग क्या निकालना पड़ते हैं, जैसे कोई भी शेप आप देख सकते हैं अपने आसपास में आप जैसे मार्कर ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, सामने जो कैमरा है उसको देख पा रहे हैं, ये पूरा घर है उसको देख पा रहे हैं, माइक देख पा रहे हैं अपना, ठीक है, अपनी बॉडी देख पा रहे हैं, अपनी डायरी देख पा रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में होती हैं, ये सभी न सभी किसी न किसी शेप की होती हैं, किसी न किसी शेप और साइज की होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में हम लोग क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम मेजर करते हैं, लंबाई मेजर करते हैं, लेंथ भी मेजर करते हैं। ठीक है, परिधि भी मेजर करते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, और उसके साथ साथ त्रिज्या, अगर मेजरमेंट नहीं है उसका तो उसको करते हैं, नाप करके बताते हैं कितनी है। उसके बाद क्षेत्रफल मेजर करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, सर्कल का क्षेत्रफल कितना है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, ऐसा ट्रायंगल है तो कैसे होगा, ऐसे ट्रायंगल है तो कैसे बनेगा। हर एक तरह के जो शेप होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसके साथ साथ अगर ये इस तरीके के नहीं है तो अगर कोई रैंडम शेप के हैं यानी कि किसी भी शेप के हैं तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन वो फिर मेंसुरेशन से नहीं निकालते, फिर वो उसका दूसरा मेथड होता है, लेकिन होता वो भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी रैंडम चीज़ का जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसका आयतन निकाल रहे हैं, उसकी लंबाई निकाल रहे हैं, उसके रेडियस निकाल रहे हैं, वो सब किस में आता है, मेंसुरेशन में आता है। ठीक है, मेंसुरेशन का जो चैप्टर है आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, हमारे हिसाब से आप लगभग जब आप क्लास 6 में रहे होंगे या फिर 7, नहीं तो 7 में आए होंगे, तो आपके बुक में मेंसुरेशन नाम का ये जो चैप्टर है वो चलता आया होगा और अभी तक मेंसुरेशन होगा। बात क्लियर है। तो मेंसुरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये आपको पिछली मतलब कि बहुत ही छोटी क्लास से स्टार्टिंग में पढ़ाया जाने लगता है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप काफ़ी चीज़ों को पढ़े होंगे, जानते होंगे, बस आपको रिवीजन करना है और एग्ज़ाम पैटर्न जो यहाँ पर आईआरटी और पॉलिटेक्निक का होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन को समझना है और लगाना है। बात क्लियर है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे और जो मेंसुरेशन है इसको पढ़ने के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि मेंसुरेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। क्या होता है, 2D होता है और एक होता है 3D। 2D क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशंस होती हैं। 2 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है कि भुजाएं या फिर, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक, ये क्या बन रहा है आप देख पा रहे हैं, ये एक आपका आयत है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो इसमें आप देख पा रहे हैं 2 भुजाएं हैं। मतलब कि जो हमारा जैसे पूरा यूनिवर्स है, जैसे कि जो हमारा स्पेस है, ये 3D फॉर्म में है। 3D का मतलब इसमें एक होगी लंबाई और एक होगी चौड़ाई और एक होगी साथ में ऊंचाई।
बात समझ पा रहे हैं? 3 3D फॉर्म में, जैसे कि हमारी ये कॉपी है। तो अगर आप ये डायरी देखेंगे तो इसमें क्या है भाई, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर ये कुछ ना कुछ लंबाई है और कुछ ना कुछ चौड़ाई है और साथ में थोड़ी बहुत ऊंचाई है। तो ये कैसी फॉर्म में है? ये 3D फॉर्म में है। तो कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा और हमेशा 3D फॉर्म में ही होती है। 2D फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। 2D मतलब समझते हैं उसमें हाइट थोड़ी सी बनी होनी चाहिए और किसी ना किसी चीज़ में थोड़ी सी तो हाइट होगी। जैसे हम मानने के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे पेज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास डायरी ही है, तो इसी से आपको क्लियर करते हैं। जैसे ये पेज आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हम मानते हैं कि लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई इसमें नहीं है क्योंकि बहुत पतला होता है। लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से देखेंगे तो ऊंचाई बहुत कम है। तो इस वजह से हम मान लेते हैं कि ये क्या है? 2D का एग्जाम्पल है। क्या है ये? 2D का एग्जाम्पल है, केवल एक पेज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2D कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, 2D कोई चीज़ होती नहीं है, बस हम लोग मानते हैं कि ये 2D है ताकि हमारा सॉल्व हो सके। और 2D से ही मिलकर के 3D बनता है। कैसे? समझिएगा, जैसा कि आप इस शेप के बारे में तो जानते ही होंगे। ये इस तरीके से शेप होता है, क्यूब कह लीजिए या फिर क्यूबॉइड कह लीजिए, मतलब घन कह लीजिए या फिर घनाभ कह लीजिए। इस तरीके से ये वाला शेप तो आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना सीखा भी होगा। तो ये शेप अगर आप देखेंगे, अगर इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें तरह तरह से, यानी कि पूरे टोटल 6 2D फॉर्म लगे हुए हैं। देखिए, एक 2D इधर लगा, मतलब कि आप अगर इधर का एक पार्ट निकाल लेंगे तो वो आपको 2D ही दिखेगा। ठीक, एक पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दूसरा इधर वाला 2, और उसी तरीके से एक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 3। ठीक, 3 हो गया। उसी तरीके से एक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 4। उसी तरीके से ये पीछे वाला आप देख पा रहे होंगे, ये 5 के बाद 6 हो गया ना। तो 6 टोटल मिल करके है। जैसे एक ये सामने वाला, इधर वाला 2, फिर इधर वाला 3 4 और इधर वाला 6, तो टोटल 6 इसमें होते हैं। तो 6 हो गया। तो यानी कि 6 यहाँ पर हम लोग 2D फॉर्म ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जा रहा है? एक पूरा 3D बन जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? तो 2D से ही मिल करके 3D बनता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास इस तरीके का शेप है, ये हमारे पास शेप है। जैसे हम आपको समझाना चाहेंगे, हमारे पास कुछ है, जैसे देखिए हमारे पास ये कुछ सीड्स हैं, चार्ट के सीड्स हैं। ये आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपने यूज किया होगा, इसको हम लोग चार्ट पेपर बोलते हैं। तो चार्ट पेपर आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। उसमें क्या होता है कि अगर इसको आप खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर आप इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो ऐसा ही तो दिखेगा, ऐसा। लेकिन हमने क्या किया? इसको ऐसे से रोल कर दिया। अब रोल कर दिया तो अब इसमें आप देखिए, ये 2D तो था, लेकिन अब ये कैसा बन चुका है? ये 3D फॉर्म में आ चुका। क्यों? क्योंकि इसमें अब देखिए लंबाई चौड़ाई भी है और एक इसकी ऊंचाई भी बन चुकी है। तो 2D से ही हमारा 3D बनता है। बात समझ पा रहे हैं नहीं? ठीक, क्लियर है। चलिए, उसी तरीके से अगर आप एक कागज जो है इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से कट कर लेंगे थोड़ा, और इसको ऐसे रोल कर देंगे, मतलब ऐसे करके जोड़ देंगे, तो वो कैसा बन जाएगा? इस शेप का बन जाएगा, इस शेप का कागज का बन जाएगा। अच्छा, कागज का आपने इस शेप का बनाया होगा कभी ना कभी। ठीक है भाई, आप क्या कीजिए, कागज को लीजिए, एक तरफ पतला कीजिए, एक तरफ ऐसा करके, जैसे कि आपने वो एक होता चुरमुरा करके आता है, ठीक है, शॉप्स लगती है, जैसे दुकान लगाते हैं रोड वगैरह पे, तो वो क्या करते हैं, उसमें चुरमुरा भर करके देते हैं, मतलब उसमें नमकीन वगैरह होती है, तो वो इसी तरीके से कागज का बना करके दे देते थे। तो अगर आप कागज देखेंगे तो वो कैसा होता है? 2D फॉर्म होता है। लेकिन जब उसको इस तरीके से रोल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? 3D फॉर्म में हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? कोई भी चीज जो किसी भी चीज को रख सकती है अपने अंदर, वो 3D फॉर्म में होती है। जैसे कि ये किसी इसको, मतलब इसमें हम लोग कुछ रख सकते हैं, बिल्कुल 3D फॉर्म में है। जैसे अभी हमने आपको एक दिखाया, वो कैसा होता है? जैसे ग्लास होती है, तो ग्लास कैसे होती है? ऐसे होती है, नीचे बंद होता है, तो वो अपने अंदर किसी भी चीज़ को रख सकती है, तो वो क्या है? 3D है। जैसे कि आपने देखा कि जैसे आप सोच रहे होंगे ये 3D तो नहीं है भाई, इधर होल है, इधर होल है, तो ये 3D नहीं होगा। तो 3D है भाई, इसके अंदर हवा आ सकती है, अगर हम इसको बंद करें एक तरफ से तो इधर आ सकती है। ठीक है, और वैसे होगी। तो कोई भी चीज़ जो इसको अपने अंदर रख सकती है वो 3D होती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे 2D 3D क्या होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2D के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 2D के बारे में जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग 3D को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बात क्लियर है? तो देखिए 2D में जो है कुछ जो हमारे शेप्स होते हैं,
जो कुछ हमारे शेप्स होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना होता है, जो हमारे काम के शेप्स होते तो हर एक शेप अलग अलग है, लेकिन इन्हीं शेप से हम लोग किसी भी शेप को बना सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ शेप हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 तरीके का हमने लिखा हुआ है। एक है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, इसको हम लोग कहते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। वो कैसी भी हो सकती है, बस चारों तरफ से क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक भुजा इधर, एक भुजा इधर हो जाए, एक भुजा इधर हो जाए, कोई मतलब नहीं है, बस चारों एक दूसरे से बंद रहनी चाहिए, ठीक है, खुली नहीं रहनी चाहिए, खुली नहीं रहनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। उसी तरीके से ट्रायंगल होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है भी अब आपको समझाएंगे। पॉलीगन होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। जैसे ट्रायंगल में आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं। ट्रायंगल में क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में 4 होती हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हेक्सागोनल में कितनी होती है? 6 होती हैं। तो ये सब जो है हेक्सागोनल वगैरह ये सब पॉलीगन में आते हैं। किस में आते हैं? पॉलीगन। तो इसमें ये कह रहा है कि ये पॉलीगन हो गया, ठीक है, आपका 6 से। तो ये पॉलीगन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं समषटभुज, यानी कि जो इसकी भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए, तब की बात कर रहा है। ये भुजाएं क्या है? समान होनी। बेंजीन की याद आ रही है ना केमिस्ट्री में। चलो, तो उसके बाद ये है षटभुज। उसी तरीके से अष्टभुज बनता है। 8 भुजाएं तो 9 भुजाएं, 10 भुजाएं, 15, 20 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग सर्कल पे बात करेंगे, ठीक है। सर्कल आप जानते हैं, आपने पोएम पढ़ा होगा कि रोटी गोल पैसा गोल, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल और चंदा मामा गोल, ऐसा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझा जाए। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं हर एक चीज़ के लिए। तो अब उन फॉर्मूलों को समझना और कैसे उसके क्वेश्चंस लगाने हैं उसको भी हम आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते चलेंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अब कॉपी और पेन को उठा लेना है और क्लास में लास्ट तक बने रहना है। जिसको दिखाई नहीं देता है वो चश्मा लगवा ले थोड़ा सा, या फिर फ़ोन को पूरा फुल स्क्रीन पे करके क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा होता है भाई? इसमें सबसे पहले बात आई है आयत की। किसकी आई है? आयत। आयत क्या होता है? आयत वो शेप होता है, प्रॉपर्टी समझिए, प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन आएगा। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। केवल आप ये नहीं बताएंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साथ ही साथ 90 डिग्री भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आयत कहते हैं। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होता तो इसकी जो लंबाई को हम लोग L कहते हैं और चौड़ाई को B कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है L इंटू बी। क्या हो जाता है? L इंटू बी हो जाता है। अब आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, हमने ये तो बताया, बस पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि इसका ये विकर्ण इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक साइड को उधर से मिलाने को इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण इसका कितना आएगा ये हमसे पूछा जाएगा। तो जैसे विकर्ण को हम मान लीजिए कि x मान लेते हैं जो भी। तो यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री होता है तब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि विकर्ण हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है वर्ग। वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है भाई? अच्छा, आखिर में है तो सारे चतुर्भुज ही, नाम अलग अलग रख दिया गया है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण तो उसके भी बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण तो उसके भी बराबर होते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो है वर्ग होता है। तो
यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब या फिर ऐसा आयत, ये भी एक तरीके का आयत ही होता है लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो अगर हम लंबाई को a मान रहे हैं तो इसको भी a ही मानना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसको x मान रहे तो इसको भी x ही मानना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। अच्छा, इसका विकर्ण कितना आएगा? इसका अगर विकर्ण को हम x माने तो आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट आएगा ना। और अगर यहाँ से अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का a बाहर आएगा अंडर रूट 2। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे या फिर पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रख सकते हैं जिससे आप बता पाएं कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए बस हम आपको एक आइडिया देते चल रहे हैं ताकि अभी जब आप क्वेश्चन लगाएं तो वहाँ पर ही सब आइडिया आपके दिमाग में आए, आपका दिमाग थोड़ा सा खुले इन चीज़ों के लिए। चलिए ठीक है, इसके बाद ये हो गया समांतर चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बच्चे तो नाम ही नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो नाम भी जानना जरूरी है। समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है। अब कहेंगे अच्छा सर आयत में भी तो समांतर ही होती है आमने सामने की भुजा। हाँ समांतर होती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोण हमेशा 90 डिग्री का हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। ये वाला आपने पढ़ा होगा, है ना, हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये होता है कि ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समांतर, मतलब कि पैरेलल होती है। जो बच्चे हिंदी में नहीं समझते हैं वो अंग्रेजी में समझे, और जो बच्चे अंग्रेजी में नहीं समझते वो हिंदी में समझे। जिसमें भी समझते हैं आप समझें। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो चीज़ होती है आपकी ये आती है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, चलिए तो ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। अच्छा, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं आधार इंटू ऊंचाई से। तो आधार इसका क्या होता है? आधार यानी कि ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, ठीक है, या फिर ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। अब कहेंगे भाई 4 आधार कैसे हो सकता है? अरे भाई चाहे आप जैसे उसको खड़ा कीजिए, आप चाहे जैसे ही खड़ा कीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आधार अगर हमने ए ले लिया तो जब हम हाइट लेंगे तो हाइट हमको कौन सी लेनी होती है? हाइट हमको लेनी होती है, चाहे आप ये वाली ले लीजिए, देखिए यहाँ से, मतलब किसके परपेंडिकुलर रहनी चाहिए इतनी पूरी हाइट, और या तो ये हाइट ले लीजिए, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो या तो ये हाइट ले लीजिए यानी ये तो या हाइट ले लीजिए। अगर आप इसको इस तरीके से खड़ा करते हैं, घुमा करके खड़ा करते हैं, तो ये थोड़ा सा इस शेप में बनेगा, ऐसा बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, ये वाला जो है, ये वाला अब बेस आपका ए हो जाएगा, तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। भाई आपका आधार कम हो रहा है तो हाइट बढ़ जा रही है, तो वो ओवरऑल वही आएगा। बात समझ पा रहे हैं? यही तो ज्योमेट्री का खेल है, यही तो ज्योमेट्री का खेल है। ठीक है, तो इसका जो भी ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए एच है, तो ये ए इंटू एच हो जाएगा। आपको ये डायग्राम क्यों बनवा रहे हैं पता है? क्योंकि इधर डायग्राम नहीं बना है, तो आप बना लीजिए। अगर आप कंफ्यूजन है कि ये एच क्या है, कौन सा आधार, मतलब आधार तो आप समझ रहे हैं, कौन सी ऊंचाई, तो आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, कौन सी ऊंचाई की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है समचतुर्भुज, रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। अब है रोम्बस, क्या है? चलिए, रोम्बस क्या होता है भाई? समचतुर्भुज क्या होता है? ये तो खतरनाक खेला है। ये क्या होता है? ये इस तरीके का होता है, समझ लीजिए जैसे आपका वर्ग होता है। अब वर्ग जैसा ही बनेगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, इसके चारों भुजाएं बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, और इसके विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है विकर्ण। तो एक विकर्ण को इसमें हम लोग डी मानते हैं, डी।
D1 और दूसरे को हम मानते हैं D2। बात समझ पा रहे हैं? और इसी से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं विकर्ण से, ठीक, विकर्ण से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1/2 और इंटू में D1 इंटू D2 इसका क्षेत्रफल आता है रोम्बस का, समचतुर्भुज का। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब कैसे होता है भाई, हर एक से पता होना चाहिए। देखिए हर एक से पता होना चाहिए समलंब कैसे होता है भाई। समलंब कैसे होता है, इस तरीके का आपने शेप देखा हुआ है। इसमें क्या होता है, ये और ये जो भुजा होती है आमने सामने की, ये समांतर होती है, और ये जो होती है टेढ़ी होती है, उससे हमको मतलब नहीं होता है। तो ये और ये बस समांतर होनी चाहिए बस, ठीक है, ऊपर और नीचे की भुजा समांतर होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं 1/2 और जैसे मान लीजिए ये ए है, ये नीचे वाला बी है, मतलब कि ये जो आपकी पूरी डिस्टेंस है वो बी है और ये जो पूरी डिस्टेंस है वो ए है, और एच क्या होता है, फिर से वही हाइट, ये वाली हाइट होगी, ठीक है, तिरछी हाइट नहीं होती है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये ए इंटू ये क्या आ जाएगा आपका बी और इंटू एच, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल पाते हैं इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल की, त्रिभुज की। तो त्रिभुज में क्या होता है, देखिए इसको हमने 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया है, ये तो बाद में उसका वो एप्लीकेशन है। तो 3 में यहाँ पर हमने डिवाइड किया है कि जब यदि आधार और ऊंचाई दी गई हो, जैसे कि आप ऐसी त्रिभुज की निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल जिसका आधार और, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा है, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, और इसका आधार ये दिया गया हो कि ये बेस बी है, ये कितना है बी है, और इसकी हाइट, और हाइट हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से लीजिएगा, ये हाइट नहीं होती है, तिर्यक लंबाई होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तिर्यक लंबाई होती है, ये हाइट होती है। तो ये एच दिया गया हो, तब इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 बी इंटू एच हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से दिया गया हो, ये 90 डिग्री हो, ये आपको दिया गया हो कि ये बी है, और एच आपका तब ये वाला होगा, समझ पा रहे हैं? तब इसका जो है क्षेत्रफल आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको कोई रैंडम शेप का ट्रायंगल दे दिया है, इस तरह से ट्रायंगल बनाकर दे दिया है, ठीक है। अब इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको इसका बेस पता होना चाहिए बी, और ये हाइट, मतलब कि जो उसका ऊपर वाला एकदम शीर्ष है, ऊपर वाला जो यहाँ पर कॉर्नर है, उससे हाइट आपको निकालनी है बस, और सीधा आना चाहिए एकदम लंब, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो ये आपकी एच है, तो यहाँ से ये हाफ बी इंटू एच हो जाएगा। तो किसी बस शेप का हो उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको उसकी हाइट और बेस पता होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि हाइट आपको यही वाली रहनी चाहिए, क्योंकि जरूर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि आपको ये कहीं के भी हाइट लेकर के मेजर कर देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या है कि यदि दो भुजाओं के बीच कोण ज्ञात हो। अच्छा, इसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा, ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर साइन रूल लगा करके ये जो है फॉर्मूले बनाए गए हैं, साइन रूल, ठीक। तो इसका एक डायग्राम बना लीजिए, इस तरीके से होता है, कैसा भी करके बना लीजिए बस, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी, ऐसे मत समझिए, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका ए है, मतलब ये लेंथ इसकी, और इसकी लेंथ बी है, और इसकी लेंथ इधर सी है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या होगा कि इसके और इसके बीच का जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये ए बनेगा, कैपिटल ये एंगल है, कैपिटल ए वाला एंगल है, और इसके बीच का कौन सा बनेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर ए के सामने बना, बी के सामने इधर बी बनेगा, ठीक है, इसके सामने इधर सी बनेगा, कैपिटल सी है, ठीक है। तो इस तरीके से
आप इस डायग्राम को याद रखेंगे। कहने का मतलब आपकी भुजाओं की लेंथ दी रहनी चाहिए, ये लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक इस तरीके से होनी चाहिए, ये लेंथ मालूम होनी चाहिए, ये ठीक है, ये लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए और उसके सामने वाला जो है एंगल मालूम होना चाहिए। तो जब इस तरीके से होंगी कि दो भुजाएं आपको मालूम हो और एक एंगल कहा गया, दो भुजाएं मालूम हो और उनके बीच का एक एंगल मालूम हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ए और बी मतलब ए और सी मालूम है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये मालूम मतलब कि आपके पास में हो, क्या क्या हमने बताया, ए और सी मालूम हो और उसके बीच का एंगल मालूम हो। ठीक, तो ए और सी कहाँ पर है, ए और सी यहाँ पर है, देखिए। तो ए और सी अगर आपको मालूम हो और उसके बीच का एंगल मालूम हो बी, ठीक है, तो बस यानी कि इस तीसरी भुजा से हमको मतलब ही नहीं है, बस हमको इतना मालूम हो कि एक भुजा 5 की है और एक भुजा 6 की है और इसके एंगल जो है 60 बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि कितना पे आकर के जुड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि कितना बड़ा त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। हमको इस भुजा की ज्यादा जरूरत भी नहीं होगी क्षेत्रफल निकालने में। तो अगर हमको दो भुजा मालूम हो और एक एंगल मालूम हो तब। बात समझ पा रहे हैं? इसको मान लीजिए कि ऐड ही कर देते हैं। इस तरीके से हमको क्षेत्रफल बताना। आप सोचेंगे यार इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भुजा लेंगे उसी के बीच का एंगल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके के फॉर्मूले बनाए गए, तीनों से सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, आप हाफ कीजिए, जैसे कि बी और सी आपको मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, तो उसके बीच का एंगल क्या है, ए है, तो आप साइन ए लगा दीजिए मल्टीप्लाई में। वो किसके इक्वल होगा, मतलब कि ये क्षेत्रफल निकलेगा, निकल सकता है। चलिए, आपको ये दोनों नहीं मालूम थी, आपको ए और सी मालूम थी, आपने ए और सी किया, बीच में एंगल क्या है बी, उसको लगा दिया, वही क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, आपने हाफ किया, हाफ करने के बाद आपको ए और बी मालूम था, उसके बीच का एंगल सी था, आपने सी लगा दिया, तो सेम तीनों बार में आपका क्षेत्रफल सेम मिलेगा। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो इस डायग्राम को बना लीजिए और इन फॉर्मूलों को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यदि तीनों भुजाओं जो तीनों भुजाएं हैं वो ज्ञात हो, जैसे कि एक इस तरीके का ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम खींच रहे हैं, इस तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, और इसकी तीनों भुजाएं मालूम हो कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और आपको हम सही बताएं तो यही जो है मेन फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। इसी फॉर्मूले से सभी लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है, सभी फॉर्मूले यहीं से जन्म लेते हैं। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं हीरोइन का सूत्र। क्या कहते हैं, हीरोइन का सूत्र। किसी किसी बुक में हीरो का सूत्र, किसी में हीरोइन का सूत्र, कुछ भी लिखा रहता है, लेकिन आप इसको हीरोइन का सूत्र समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 चीजें दी गई हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक की जो डिस्टेंस है वो ए है कि बी है कि सी है, तब हम इस फॉर्मूले का लगा सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में एस भी है। तो एस क्या होता है, एस होता है इसका अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई, बाहर की जितनी भुजाएं हैं उसको आप जोड़ दीजिए, परिमाप हो जाएगा। मतलब कि जो बाहर की माप है उसका योग परिमाप होता है। ठीक है, तो जो बाहर की भुजा उसको हमने जोड़ दिया तो परिमाप हो गया, लेकिन कहा कि अर्ध परिमाप, इसका आधा कीजिए, तो हमने 2 से भाग कर दिया तो s की वैल्यू निकल गई। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है कि s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। क्लियर है, तो ये आपका s आ जाएगा। उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी। तो अगर आप यही चीज यहाँ पर रखेंगे ना, जैसे कि ये मान लीजिए कि आप भूल गए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ मत कीजिए, आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, मतलब कि इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए जो आपका ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, हीरोइन का फॉर्मूला। तो जैसे इसमें आप रखेंगे आपको यही वाला फॉर्मूला करके मिलेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3/4। आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे
तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक माध्यिका होती है। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, किसी शीर्ष से जब हम इसके सेंटर पे, जैसे यहाँ शीर्ष है उसके सामने वाले जो हमारी भुजा होती है उसके सेंटर पे मैच कराते हैं, यहाँ से सेंटर पे मैच कराते हैं, यहाँ से हम सेंटर पे मैच कराते हैं, तो ये तीनों जहाँ पर कट करती हैं उसी को हम लोग कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ पर इसके माध्यिका की लंबाई, या फिर मतलब कि वो तीनों अलग अलग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसका माध्यिका होती है कि मतलब एक लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो माध्यिका इसकी कैसे निकलती है, माध्यिका इसकी कैसे निकलती है, तो यहाँ पर ये निकलती है ए और मल्टीप्लाई में √3/2, ठीक है। ये सारी माध्यिकाएं हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप इसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, हमने बताया कि समबाहुभुज होते हैं। समबाहुभुज का क्या मतलब होता है, मतलब कि ऐसे बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है। जैसे ट्रायंगल भी आपका एक बहुभुज है, लेकिन सबसे छोटा, मतलब कि उसमें मिनिमम 3 भुजाएं हो सकती हैं किसी भी शेप में, ठीक है। मिनिमम 3, आप 2 भुजाओं से कोई शेप नहीं बना सकता। अगर आप बना लेंगे तो हम आपको देंगे 7 करोड़, ठीक है। चलिए तो आप बना के दिखाइएगा 2 लाइन से कोई शेप, और शेप आप ध्यान रखिए जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर, कहाँ गया ये, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज क्या होता है भाई, ऐसी चीजें जो समान हो, जैसे कि अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते तो ये भी एक तरीके का समबाहुभुज है, ठीक है। अगर हम वर्ग बनाते हैं तो ये भी एक तरीके का समबाहुभुज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 5 भुजाओं का बनाते हैं और उसमें भुजाएं समान रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए समान ही है ना, हमने बनाया समान है, हमने बनाया इस तरीके से 6 भुजाओं का, ठीक है। हमने बनाया इस तरीके से 6 भुजाओं का, सारी भुजाएं समान है, तो ये समबाहुभुज है। हमने बनाया इसी तरीके से 8 भुजाओं का, 8 भुजाओं का नहीं बना क्या भाई, 1 2 3 4 5 6, एक बार और आएगा ये इस तरीके से, कोई बात नहीं, इस तरीके से वो बनेगा, वो थोड़ा ऐसे नहीं आ पा रहा है, उधर ज्यादा हो गया ना उधर, ठीक है। तो ये क्या होगा, समान भुजाएं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, समबाहुभुज होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगन। देखिए पॉली वर्ड जो होता है ना, पॉली का मतलब भी होता है ज्यादा, जैसे कि पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक मतलब कि जो है टेक का एक ग्रुप, पॉलीटेक्निक, पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर के बारे में आपने देखा होगा, उसमें क्या होती है, कार्बन की चैन होती है बहुत सारा, उसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है। उसका फॉर्मूला देखेंगे तो चलिए, तो पॉली वर्ड आएगा तो वो ज्यादा के लिए होता है, ठीक है, ढेर सारे ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन। तो इसका जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है आपको ये याद रखना है, ये क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है Na²/4, और मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा है, cot π/4। इस तरीके से हमने यहाँ पर π/n, ये n जो है, ये 4 तो मतलब उसके लिए हो जाएगा जिसमें 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर ये n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, ये n। तो यहाँ पर ये है n, क्या होता है यहाँ पर, n क्या होता है, n यहाँ पर आपका होता है कि कितने नंबर्स हैं। जैसे n क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ये क्या है आपकी भुजाओं की संख्या है। उसके बाद a क्या होता है, a आपका जो होता है वो होता है भुजाओं की लंबाई, ठीक है। a जो होता है ये क्या होता है, भुजाओं की लंबाई, क्या होती है, भुजाओं की लंबाई जो होती है, ठीक है, या फिर भुजाएं समझ लीजिए उसको। तो ये होता है। तो यहाँ से आप अगर ये मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पूछा
कि आप बताइए जो षटभुज होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा सम षटभुज, वैसे बात करेंगे क्योंकि समान रहना चाहिए तभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 ठो बड़ी है लाइन 2 ठो छोटी है तो षटभुज तो होगा लेकिन सम षटभुज नहीं होगा। सम षटभुज हम उसी को कहेंगे जिसमें 6 भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो सम षटभुज का अगर किसी का फॉर्मूला निकालना है, भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो n की जगह हमको 6 रखना है, बाकी का a वही रहेगा क्योंकि a तो हमको दिया नहीं है, तो a की जगह a रखेंगे, यहाँ पर हम 4 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम रखेंगे cot, और यहाँ पर आपको पता है पाई का मतलब होता है 180 और n का मतलब होता है, हमने 6 रखा हुआ, 6 भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये इस तरीके से। ये देखिए ये जो फॉर्मूला, ये जो कटेगा इसी को आपको सॉल्व करना है, बाकी का तो देखिए सेम ही आ रहा है। तो ये अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, यानी कि cot 30, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, 6 3 18, ठीक है। cot 30, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो tan 60 की होती है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, √3 होती है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6a² और इसका √3 और यहाँ पर बाई 4। क्लियर है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आप तुरंत फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है, क्यों, ताकि आप जल्दी से काम कर पाएँ, ठीक है। उसी तरीके से अष्टभुज का, तो अष्टभुज का आप रखेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अष्टभुज के लिए अगर हम रख रहे हैं, मान लीजिए अष्टभुज के लिए रख रहे हैं, ठीक है, अष्टभुज के लिए रख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 8 और a²/4 और यहाँ पर cot, और अगर हम इसको डिग्री में रखें 180 और यहाँ पर 8, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, तो 2a² आएगा। और यहाँ पर cot इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए समय लगेगा क्योंकि ये अब इससे टोटली डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो 90 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये आपका 45 होगा, तो ये आपका 2 होगा। तो ये इस तरीके से आ रहा है कि समझ लीजिए कि 90/2 या फिर 90/4 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है सॉल्व नहीं हो सकता डायरेक्ट जल्दी से, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति लगा करके, तो जो फॉर्मूला है वो आएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला टोटल आएगा √2 + 1, ठीक है। इस टोटल की वैल्यू ये आएगी। अब वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो लंबा पड़ेगा, तो इसीलिए हमने कहा कि ना आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपका काम हो सके। लेकिन अगर आपको और सरल तरीके से काम करना है तो कुछ जो फेमस हैं जैसे षटभुज, ठीक है, और यहाँ पे अष्टभुज, इन सब का फेमस है, तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई भी आ सकता है कि भाई 12 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं, 16 भुजाएं हैं, फिर क्या करेंगे, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सर्कल की। तो सर्कल में आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, सर्कल में 2 चीजें होती हैं, एक परिधि होती है, एक क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बनाया एक सर्कल, सर्कल में 3 चीजें आपको ध्यान रखना होता है। एक इसका ये जो बाहर की आउटर होती है, इसको हम लोग परिमाप ना कह करके परिधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये क्या होता है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, तो इसका परिमाप क्या आएगा। अब ये परिमाप बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बताया कि परिमाप हमेशा बाहर की माप होती है। तो ये वाली माप, ये वाली माप, ये वाली माप, ये वाली माप, चारों को ऐड करना है। तो क्या है, L + B + L + B, ऐसा होगा भाई, L जोड़ा हमने, B जोड़ा, यहाँ पर भी L होगा, यहाँ पर भी B होगा, चारों को हमने जोड़ दिया, ये जुड़ करके ये जुड़ करके 2L + 2B हो जाएगा। हमने 2 को कॉमन ले लिया, L + B बन जाएगा ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया ना तो आपको ये सब फॉर्मूले पता रहेंगे खुद से, ठीक है, कि 2L + 2B होता है, खत्म कहानी, ठीक है। आमने सामने की भुजाई तो जोड़नी है, ठीक है। ट्रायंगल में तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, परिमाप निकल गया। रोम्बस में हमने जोड़ दिया, सबको परिमाप निकल गया। समांतर चतुर्भुज हमने सबको जोड़ दिया, निकल गया। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल में हमने बता दिया, और आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी परिमाप पूछ लेता है कि कोई एक भुजा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज नहीं, मतलब कि समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, ठीक है, जिसमें कितनी भुजाएं हैं, जिसमें n भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। आप बताइएगा इस क्वेश्चन को, n भुजाएं हैं और एक भुजा की लंबाई n है, मतलब a है, एक भुजा की लंबाई a है, तब इसका बताइए कि परिमाप क्या होगा,
माप क्या होगा, ए बाई एन, एन इंटू ए बाई, अच्छा एन बाई ए, एन बाई ए या फिर NOT। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या n तथा उनकी लंबाई a हो तो परिमाप होगा। सभी लोग इसका आंसर हमको बताएंगे जल्दी से। ठीक है, ये इसका आंसर हमको चाहिए, तो ये आप बताएंगे। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसके बाद क्या है, परिधि में बता रहे थे, मतलब इसमें सर्कल में बता रहे थे कि तीन चीजें होती हैं। एक आपका यहाँ पर केंद्र होता है, ये आपका एक केंद्र होता है, और एक परिधि होती है, परिधि। इसको निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2πr। अब बच्चे इसमें होते हैं कंफ्यूज, तो उनको हम मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होना है। तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक बात नहीं, तीन बात याद रखनी है। कभी भी आप जब कोई लंबाई निकाले, जैसे परिमाप अगर आप निकालते हो तो एक तरीके की लंबाई होती है, लेंथ होती है। भाई परिमाप मतलब आपने ऐसे ऐसे जोड़ते चले गए, लंबाई आ गई, वो लंबाई ही है, ऐसे घुमा करके यहाँ तक। तो वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी, इस तरीके से आएगी। ठीक है, एटसेट्रा। जब भी आप लंबाई निकालेंगे, यानी कि परिमाप वगैरह निकालेंगे, परिमाप भी एक तरीके की लंबाई ही होती है, तो वो इस तरीके से आएगी। लेकिन जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, ये परिमाप के लिए है, जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। बात समझ पा रहे हैं? जब आप आयतन निकालेंगे, आयतन, तो वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से आएगा। लीटर क्यूब वगैरह वगैरह वो हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। और ये चीज कैसे आती है भाई, सेंटीमीटर कभी आ जाता है, कभी मीटर स्क्वायर, मतलब कि कभी मीटर आ जाता है, कभी मीटर स्क्वायर, कभी मीटर क्यूब, कैसे आ जाता है, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि आपको इन चीजों को जब नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हम क्वेश्चन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी फॉर्मूले से समझिए, ये क्या है, एक तरीके का इसका परिमाप यानी कि परिधि निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है 2π और r। क्या लिखा है? 2πr। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं 2 आपका कांस्टेंट हो, वो कभी नहीं चेंज होगा, उसकी वैल्यू फिक्स है। पाई भी एक तरीके से आपका एक नंबर ही मान सकते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू चेंज होने को नहीं है, बस वही रहेगी 22/17, 22/7। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आर है वही चेंज होगा। आर मतलब कि यहाँ पर इसकी रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि केवल एक और एक वेरिएबल है, और आप रेडियस को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, मीटर में, या फिर किलोमीटर में। तो यहाँ से जो इसका यूनिट टोटल आएगी, इसकी दोनों की कोई यूनिट नहीं है, इसकी जो यूनिट आएगी टोटल सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर आएगी। ठीक, जब आप यही चीज एरिया निकालते हैं, अब आपको कैसे पता होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये पाई जो है इसकी वैल्यू तो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आपको आर दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे आर इंटू आर है, आर इंटू आर है। तो कहने का मतलब आर किस में होगा? सेंटीमीटर में। फिर से यहाँ पर ये आर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, कभी भी नहीं होइए कि कौन सा क्षेत्रफल का है, कौन सा परिमाप का है। जिसमें आप देखिए केवल सिंगल आर है, वो परिमाप होगा, क्योंकि वो उसकी यूनिट सेंटीमीटर में आ रही है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि आर का स्क्वायर है। भाई किसी भी यूनिट का, किसी भी लंबाई का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो एरिया ही होगा, वो एरिया ही होगा। ठीक है, अगर
अगर अगर समझिएगा ध्यान से, अगर हम एक यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेलन ना, सिलेंडर, ठीक है, क्या कहते हैं, सिलेंडर शेप का, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल होता है, एकदम सर्कल, जैसे अभी हमने आपको दिखाई ये वाला चार्ट। तो इसमें आप देखें ये जो चीज आपको दिख रही है ये एकदम सर्कल में दिख रही है, ठीक है, सर्कल में एकदम दिख रही है, और इसकी एक हाइट है। तो अगर हम क्या करें, ये सर्कल का है पूरा और इसकी एक हाइट है, तो हम क्या करें, ये जो इसका सर्कल है, ये तो ये एरिया आएगा इसका, क्योंकि 2D फॉर्म में है, ये हाइट जोड़ेंगे तभी वो 3D फॉर्म में होगा। 3D मतलब 3 डायमेंशन, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और ये जो परिमाप होता है ये 1D होता है, ठीक है, 1D होता है, और जो आयतन होता है वो 3D होता है। तो हम क्या करें, हम कर दे पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। तो अब हमने क्या किया, ये जो पाई है वो तो आपका कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि आर यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार ये, एक बार और 2 बार इधर, और एक बार ये एच। तो टोटल मिलके आपके कितने यहाँ पर यूनिट्स हो रही हैं, 3 हो रही हैं, 3। तो 3 होंगी, तो अब इसका जो यहाँ पर यूनिट आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा या फिर मीटर क्यूब आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक, क्योंकि ये भी मीटर सेंटीमीटर में होगा, 2 बार होगा और एक बार ये 3। तो अब जब आपको इस तरीके से दिखे तो आप उसको हमेशा समझिए कि वो आयतन का फॉर्मूला होगा। तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कम से कम ये पहचानने में कि कौन सा परिमाप है, कौन सा 1D है, कौन सा 2D है और कौन सा 3D है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने आपको काफ़ी चीज़ें पहले समझा दी है, बेसिक इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो गया पूरा। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। अब जो पुरानी वाली डायरी थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे, तो वो फिलअप हो चुकी है। तो जो नए क्वेश्चन है अब यहाँ पर लिखे जाते हैं, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिखे जाते हैं ताकि आप को अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा सके। तो चलिए फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं अब आपको थोड़ा सा राइटिंग जो है समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हम थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 8, 9 के अनुपात में है, ठीक है, और परिमाप सेंटीमीटर। देखिए परिमाप इसी तरीके से लिखा ही रहता है, ठीक है, सेंटीमीटर से नहीं लिखा तो आप समझ जाएंगे कि परिमाप ही होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है 725 √5, 760, 768 √5। अब देखिए बच्चा देखा तो समझ गया कि भाई 2 में √5 है, मतलब उसी में से कोई होगा। जरूरी नहीं बटवा, ऐसा नहीं है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए क्वेश्चन, और इधर की चीजें भी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि परिमाप आपको दिया गया है, आपको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब आप याद कीजिए कि ट्रायंगल में क्या क्या बताया गया था। बताया गया था जब आधार और ऊंचाई पता हो, तो आधार ऊंचाई पता है नहीं। यहाँ पर 2 भुजाएं, कोण तो दिया ही नहीं है। अगर 2 भुजाएं पता भी होंगे तो एंगल नहीं दिया है, इससे काम नहीं। यहाँ पर लिखा कि यदि तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तो यहाँ पर कहा गया कि यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये हो। आप इसको थोड़ा सॉल्व करते रहिए, एक सेकंड हम इसमें इंक डाल लेते ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे, क्योंकि बहुत बच्चों ने आज चश्मा नहीं लगा के आए हैं और उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए और भी अपने दोस्तों को क्लास में बुला लीजिए, अभी भी टाइम है, क्वेश्चन करेंगे भाई कम से कम, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मज़ा आए क्वेश्चन करने में।
क्वेश्चन करते हैं आप लोग तो बड़ी मजा आती है साथ साथ। और ऐसा नहीं है कि हम आपके जो रिप्लाईज हैं, कमेंट्स हैं, उन चीज़ों को सीन नहीं करते हैं, देखते हैं, जवाब भी देते हैं। ठीक है, चले चलिए चलिए भाई साहब। तो यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, सबको पता है, इसीलिए तो त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए तो त्रिशूल कहते हैं, क्योंकि 3 शूल होते हैं उसमें, त्रिशूल। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 है, तो हम क्या करें, अनुपात में है तो हमने मान लिया कि एक यहाँ पर जो भुजाओं का कांस्टेंट होगा वो, मतलब कि हमने मान लिया कि पहली भुजा जो होगी 7x होगी, और दूसरी भुजा 8x होगी, और तीसरी क्या होगी 9x होगी। अब ये x मानने का क्या रीज़न होता है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर में से तीनों भुजाएं हमको पता चल जाएंगी, तो वही हमने नंबर मान लिया x है, तो तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लिया कि पहली भुजा ये होगी, दूसरी भुजा ये होगी, और तीसरी भुजा ये होगी। ठीक है, मान लिया तीनों भुजा हमको मिल गई, हमको परिमाप भी दिया गया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, तो यहाँ से हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको s पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले s निकालेंगे। s यानी कि अर्ध परिमाप, ध्यान रखिएगा, s यानी कि अर्ध परिमाप, s यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर 1 2 ना लिख करके हम ऐसा लिख देते ना कि ये इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, इसको हमने c माना, और अच्छा लगेगा। ठीक है, a प्लस बी, और यहाँ पर ये क्या होता है 2। ठीक है, ये होता है, तो ये हमको कहाँ गया, ये हमको जो दिया है वो दिया है परिमाप, ध्यान से समझिए, ये दिया है परिमाप। तो अगर हम इस चीज को इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 2s, और इक्वल में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप यही तो होता है a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप भाई आप तीनों भुजा जोड़ दीजिए, ठीक है, जो इसकी लेंथ हो, तो यही परिमाप होता है। तो क्या हम 2s के जगह 192 नहीं लिख सकते हैं, 192 नहीं लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं ना। तो हमको s पता चल जाएगा सीधे सीधे, तो 2 को उधर भेज देंगे, तो 192/2, है ना, ऐसे हरियाणा में बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो ये इधर से आ जाएगा 9 दूनी 18, और 6 दूनी 12, 192 का आधा 196। ठीक है, तो ये यहाँ पर 96 आ चुका है, तो 9 दूनी 18 सही है ना भाई, चलिए ठीक है, अच्छा है, ठीक है, गुड गुड। तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना, आपको s पता हो चुका है। ठीक है, आपको s जो है वो पता हो चुका है, अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना होगा। ठीक है, अच्छा, s पता हो चुका है, तो ये s आपका क्या निकला, ये आपका निकला परिमाप, मतलब कि अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अब यहां से पहले हम जब तक a b और c नहीं निकाल लेंगे, तब तक तो हमारा काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले a b और c निकालते हैं। कहां से निकालेंगे भाई, a b और c। ठीक, तो a और b और c हम यहां से निकालते हैं, तो हमने पहले ही परिमाप निकाल लिया, कोई दिक्कत हमारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7x प्लस 8x प्लस 9x इक्वल में, मतलब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 192 के बराबर होगा कि नहीं। हमको s बाद में निकालना चाहिए था, पहले ही निकाल दिया, एडवांस है भाई हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ करके यहाँ पर हम x की वैल्यू पहले निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू मिलेगी तभी इन सबका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तभी इन सबका ताला टूटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में अगर हम जोड़ दिए 9 तो 24 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24, यहाँ पर x, और यहाँ पर 192। तो 24 को हमने कहा भाई साहब आप प्लीज़ चले जाओ 92 की तरफ, उसको थोड़ा सा तोड़ डालो और हमारे x की वैल्यू निकाल डालो। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये 8 बार, और 8 चौक 32 भी होता है, और 8 दूनी 16 भी होता है, 16 3 92 भी होता है, मतलब 19 भी होता है, तो 8 बारी जाएगा। ठीक है, कितनी बारी जाएगा, 8 बारी, देख लीजिएगा एक बार, 8 दूनी 8 चौक 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 8 दूनी 16, 3 19 हो जाएगा 8। ठीक है, 8 आ गया, सही बात है। इधर का ही रेज करते ही सब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 7 × 8, यहाँ से आ जाएगा 8 × 8, यहाँ से आ जाएगा 9 × 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 8 56,
56, 1 56, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 8 8 64, यहाँ से आ जाएगा 9 8 72। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये अर्ध परिमाप तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, और नहीं निकाल चुके थे तो हम निकाल सकते थे, इन तीनों को जोड़ करके बाद में डिवाइड कर देते 2 से, वही आएगा, यही वाला, ठीक है। क्योंकि परिमाप दिया तो अर्ध परिमाप तो तुरंत निकाल लेंगे, इतना हमको झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए अपना फॉर्मूला लगाएंगे हीरो का, हीरो कम बैक, ठीक। कितना था, 96, 96 माइनस 56। और एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई भी मतलब जो अर्ध परिमाप है वो हमेशा ए बी सी, यानी कि जो हमें एस है वो हमेशा ए बी सी से बड़ा ही आता है, ठीक है, छोटा नहीं आ सकता। ध्यान रखिए, अगर छोटा आ गया तो वो जो है आपका क्षेत्र, मतलब कि जो आपका ट्रायंगल है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ा था कुछ इस तरीके का कि कब एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ट्रायंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा अगर वो छोटा हो जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए भाई, घटाते उठाते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते क्या आप, अगर आप इतनी मेहरबानी कर दें तो बहुत अच्छा होगा, सॉल्व कर लीजिए यार, ठीक है। कौन सॉल्व करे इतना लंबा, कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा और कर देते हैं, फिर उसके बाद कर लीजिएगा। 96 यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 0, यहाँ से घटाएंगे आएगा 4, 40, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आएगा 2, और यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 3, 32, और यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आएगा 4, और इसमें से घटाएंगे यहाँ पर आएगा 2, 24। क्या बात है, 24 चौको 96, 24 चौको, सही बात है। मतलब हम 96 को ये लिख सकते हैं कि 24 और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 4। अच्छा, 24 और 24 तो बाहर आ गया, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणते 4, तो 4 और 4 भी बाहर आ गया। 24 भी बाहर आ गया, 24 भी बाहर आ गया, और 4 भी, तो मतलब 4 भी बाहर आ गया, तो 24 चौको 96 तो बाहर आ गया टोटल। अंदर क्या बचेगा, 32 और 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणते 2, अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 5 बारी में। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो बाहर गया, अंदर 5 फंस गया। मतलब ये सही होगा, ये सही होगा। कितना गया है बाहर, 8, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा 96 में, तो 8 छंग 48 कर दिया पहले, क्योंकि 8 आ गया, पास तो आया नहीं, ठीक है। अब आगे भी कर सकते हैं, 48 का 8 हासिल लगेगा 4, और यहाँ से 81 है ना, और मतलब कि नॉट है, नहीं नॉट 72 होता है, 72 और 4 76, सही बात है, 81 कहाँ गया, 9 9 81 होता, तो आ गया, ठीक है। तो √5, क्या बात है भाई, देखिए हमने सॉल्व कर दिया, आप लोग नहीं किए तो। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति एक बिंदु से एक बिंदु से 120 डिग्री पर चलते हैं। क्या जरूरत है भाई, यदि वे क्रमशः 5 तथा 4 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 4 किलोमीटर के वेग से, वेग है भाई, कोई बंदूक की गोली है, ये लोग वेग से चल रहे हैं तो 3 घंटे बाद
3 घंटे बाद उनमें दूरी होगी 20.4 किलोमीटर, 23.4 किलोमीटर, 27.4 किलोमीटर। NOT सबसे खतरनाक ऑप्शन। कैसे सॉल्व होगा? 2 आदमी एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया, कितने डिग्री पर चल रहा है? 120। मतलब एक अगर इधर जा रहा है तो एक जा रहा होगा 120 पे। 120 ऐसे बनता ना लगभग। आपको ये सब अंदाजा थोड़ा बहुत होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका 120 है, ठीक है। 120 पर चल रहे हैं। वे क्रमशः 5 तथा 4 किलोमीटर से चल रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे ये आपका 5 से चल रहा होगा, ये पहला, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी, मतलब कि इसको मान लेते हैं। इसका नाम ए से क्या हो जाएगा भाई? इसे क्या हो सकता है? अंश मान ले सकते हैं। अब बी से क्या हो जाएगा? बबलू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंश और बबलू इधर उधर जा रहे हैं तो यहाँ से ये 120 पर चलते हैं और क्रमशः 5 और 4, मान लीजिए ये 5 से चल रहा है और ये 4 से, और कितना चल रहा है? 3 घंटा। तो ये कितना चलेगा भाई? 1 घंटे में कह रहे हैं ना 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 5 आवर, तो 3 घंटे में 15 आवर। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 15 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि अब फिक्स हो चुका है ना कि 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। और ये कितना किया होगा? 4 3 यही 12, ये आपका किया होगा 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे? इनके बीच हमको निकालने की डिस्टेंस। भाई एक आदमी यहाँ पर पहुंच चुका है, कि आदमी यहाँ पर, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस यही होगी, मतलब इसकी जो दूरी होगी इन दोनों के बीच की दूरी यही होगी, इतना, ये सीधा, ठीक है, यही होगी। कि अब ये आपस में कितनी दूर पे है, तो हमको यही निकालना है ये। तो इसको हम कह देंगे कि हमको ए बी निकालना है। भाई ए और बी की डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं, यहीं से चलना ये लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई चीज बनी हुई है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं किसी चीज से? दो साइड्स, एक एंगल, कहाँ गया? इससे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। हमको निकालना ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन कैसे आएगी भाई साहब? हमको क्षेत्रफल पता था, हमने सोचा, देखा, खुश हो गए कि यार 2 भुजा 1 कोण, क्षेत्रफल खट से निकाल देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, साइन वाला। लेकिन हमको तो निकालना लाइन है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम उतारेंगे नीचे डॉटेड फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में, टिक 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 टिक, और इसको इधर टिक 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 टिक, ठीक है, ऐसे करके। अब ये बन गया 90 डिग्री का, यहाँ पे ये बनेगा, बनेगा रे बाबा, बनेगा, बनेगा, बन गया। अच्छा, हमको ये पता है कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि एक सीधी लाइन पे अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है, तो ये 60 हो चुका है। अच्छा, हमको ये पता है कि ये 12 है ये, और एक एंगल पता है। क्या हम यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा काहे के लिए पढ़े? इसी काम के लिए तो हमने पढ़ा था, तो हम लगा देंगे। हमको ये नहीं पता, ये, और ये लंब है, ये क्या है आपका? बेस है। तो बेस हम किस में लेते हैं? कॉस में लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे? कॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस लगाएंगे। तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल में क्या आएगा आपका? इक्वल में आपका यहाँ पर आएगा ये बेस, इसको मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा CO अपॉन ये वाली लाइन 12, ठीक है, 12 किलोमीटर वाली, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? यहाँ से अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो ये कितना होता है?
भाई CO हमको निकालना है, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 और हमको निकालना है CO, ठीक है। तो 12 को इधर अगर हम भेज लेंगे तो 12 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर CO रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दिए तो हमारा जो CO है वो 6 किलोमीटर हमको मिल जाएगा। ये आपका 6 आएगा, कितना आएगा 6 किलोमीटर हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से ये टोटल सॉल्व करने के बाद 6 किलोमीटर आ जाएगा CO की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, CO की वैल्यू 6 किलोमीटर। चलिए ये भी हमने लिख दिया, 6 आ गया। अच्छा, अगर हमको ये पता चल जाए ये, तो हम इसमें फिर से पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो 6 है ये तो हमको पता चल चुका है, ठीक है। अब यहां से हम चाहें तो tan लगा दें, क्या लगा दें, tan लगा दें। तो चलिए tan लगाते हैं। भाई tan 60 डिग्री क्या होगा, tan बराबर होता है, ये 60 है तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये BC अपन आधार क्या है अब पता चल चुका है ना, आधार ये वाला, ये छोटा वाला दिख रहा है। आप इस ट्रायंगल को भूल जाइए, पहले इसको देखिए, छोटे वाले को, 6 है, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसमें से सॉल्व करना है BC को। तो ये कितना आएगा, ये आपका कितना आता है tan 60 कितना आता है √3 आता है। तो इधर 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 √3 नहीं आएगा, क्या आएगा, किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है, ये वाली लाइन जो है ये आ चुकी है, ये टोटल 6 √3 किलोमीटर, ठीक। तो अब आपको ये पता चल चुका है टोटल, और ये टोटल आप निकाल लेंगे 6 में 15 को जोड़ करके, हटा दी सब। चलिए, तो यहां से हम पाइथागोरस फिर से लगाएंगे और AB को निकालेंगे, मतलब AB स्क्वायर को निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, BC का स्क्वायर और प्लस CA का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमको AB निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इधर भेजेंगे तो ये √, में आएगा। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, BC की वैल्यू हमारी कितनी है, ये आपकी है, इसका स्क्वायर अगर करके आप करेंगे तो ये, अगर आप टोटल पहले एक बार लिख लीजिए, 3 और यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर AC कितना है 15 और 6 कितना हो जाएगा भाई साहब, 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 21 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। करें आगे काम इसका करते हैं, इधर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √, के अंदर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 से 36 ये हो जाएगा, और 36 ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 में 3 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18 का 8 हासिल लगेगा 1, ठीक है। और ये आ जाएगा 108, और ये आपका 21 का स्क्वायर कितना आता है भाई साहब, 21 का स्क्वायर आपका आता है, यहाँ से करेंगे 21 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ये आता है 441, ठीक है। कितना आता है, 441 आता है, कितना आता है 441। तो अगर आप इन दोनों को अब एडिशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 549 आएगा। अब 549 का अगर आप निकालेंगे तो इसमें से कौन सा आएगा वैल्यू, ये वैल्यू आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना तो कर सकता है ना भाई तू, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल समान है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है।
अधिक है तो चौड़ाई कितना प्रतिशत कम होगी? 20%, 25%, 33.33% और आएगा 5%। ठीक है, 5%। इस तरीके से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है समझिए। एक वर्ग है, दिस इज अ वर्ग, और एक आयत है। क्या दिख रहा है आपको इसमें सिमिलर? इसमें है ना ये, मतलब ये है कि इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों बराबर क्षेत्रफल के हैं। भाई चाहे ये खेत ले लो चाहे ये खेत ले लो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दोनों बराबर है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लंबाई ज्यादा है, तो भाई लंबाई ज्यादा होगी तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो चौड़ाई कम हो जाएगी। और इसमें क्या है, चारों बराबर है, मतलब चारों साइड्स बराबर है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर यदि आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% ज्यादा है, मतलब ये जो लंबाई है इसकी लंबाई से 25% ज्यादा है, तो अगर ये इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसकी चौड़ाई कम होगी। तो ये पूछ रहा है कि चौड़ाई आयत वाले के जो हमारी साइड्स है उसके कितना % कम होगी। बात समझ पाए? तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? हमको एक चीज पता है कि इन दोनों का एरिया तो बराबर है भाई साहब। एरिया अगर इन दोनों का ए है, मतलब इसका ए है तो उसका भी ए ही होगा। अच्छा, हमने ये माना कि इसकी जो लंबाई है वो ए है और मतलब इसकी जो साइड है वो, तो इसका ये एल होगा, इसका ये बी होगा। हमने मान लिया लंबाई और चौड़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने माना, हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग, अगर हम वर्ग को देखेंगे, वर्ग की लंबाई देखेंगे, मतलब वर्ग का जो भुजा है, वर्ग की लंबाई नहीं होगी, वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा ए है। ठीक है, तब यहां पर हम लिखेंगे तब आयत की लंबाई क्या होगी? आप बताइए खुद से। इसमें खुद से बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो वर्ग की लंबाई है, मतलब कि आयत की लंबाई है वो वर्ग के भुजा के 25% एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो हम क्या करें, हम ये लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई को तो हमने क्या माना है, हमने माना है एल, तो एल बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि जो इसकी भुजा है उसमें 25% और जोड़ देते हैं, इसमें 25% और जोड़ देते हैं। और 25% किसका? इसी का तो 25% ना, तो 25% यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए, मतलब इसका 25%, तो ए, और एक सेकंड, ये हो जाएगा a इंटू 25/100। ठीक है, क्योंकि 25% जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 25% हमने इसमें और भी ऐड कर दिया। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा L इक्वल, देखिए ये चीज इससे कट जाएगी तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 नहीं, 25% ही है क्या? 5% है भाई साहब, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? 1 सेकेंड, यहाँ पर 25 लिखा हुआ, आई थिंक ये 5 था। ठीक है, जो भी रहा होगा यार, अब क्या किया जाए, 25% एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा क्या? चलिए जो भी रहा होगा, बट एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए, शायद इसमें 5 रहा होगा, क्योंकि अगर 5 नहीं होगा तो फिर आगे सॉल्व करने में कहीं पर प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक ये 5 ही था, तो इसको हम लोग एक बार 5 करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर 25 करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन यहीं पर रहेगा, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। ओके ओके, चलिए, क्योंकि कैलकुलेशंस क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रैंडम, अगर हम अपने से लिख लेंगे तो फिर क्या होगा, हमको कैलकुलेशंस आगे करके प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन हिसाब से बने रहते ताकि हर एक चीज़ सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, 5 एकम 5, डायरी में भी हमने 25 से लिखा है लेकिन पता नहीं, देखो तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये आएगा 20 और ये 21 हो जाएगा, 21A और यहाँ पर 20, इस तरीके से। ठीक है, इतना ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 25% ही था। 25 चौको 100, 4,
चलिए जो भी रहोगे यार 25 से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। क्वेश्चन से क्यों छेड़छाड़ करना, नहीं आएगा तो देखा जाएगा भाई, 25 होगा तो देखा जाएगा, 20 होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आ चुका था 5 और मतलब कि 25 से कम 25 और 25 चौको 100, ठीक है। तो यहाँ से टोटल ये आएगा 4 एकम 4 और ये 5, तो 5a/4 ये टोटल आएगा जो भी होगा, ठीक है। इतना आ चुका है एल की वैल्यू, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे कुछ भी दिया हो, ये आ चुका है। अब हमको क्या करना है, ये इतना अधिक हो, अब हमको बताना चौड़ाई कितना कम होगी। तो पहले क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं, मतलब क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, लंबाई हमारी पता चल चुकी है। तो अब अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आपका क्या आएगा, a², ठीक। और इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आपको इसका b मालूम है, मतलब b तो b ही रहेगा, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5a/4 का, तो ये इन दोनों का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है दोनों का, ये कहा गया कि ये बराबर है, क्या है ये दोनों का बराबर है। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे a से a कट जाएगा, क्योंकि इधर भी वो अपॉन मतलब कि ऊपर में है, इधर भी ऊपर में है, तो नीचे बना होगा। तो अगर ये इधर भेजेंगे तो नीचे आएगा, तो एक से एक कट जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा a इक्वल, यहाँ पर a बचेगा और इधर b और इधर में आएगा 5/4, ठीक है, यही बचेगा। हमको b की वैल्यू चाहिए b, तो हम क्या करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे, 5 को इधर भेजेंगे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी a4, मतलब कि 4a/5, ठीक है, 4a/5 आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आ जा रही है। तो अब ये b आ चुका है आपका, ठीक है, ये क्या आ चुका है, b आ चुका है। अब आपको पता है कि ये b आया हुआ है, अब हमको ये निकालना है कि इसमें पूछा कि b कुछ ना कुछ इससे कम होगा, b जो है कुछ ना कुछ कम होगा, किससे, a से। तो कितना कम होगा उसी को हम निकाल लेते हैं। तो कितना कम होगा, तो अगर हम a में घटा देंगे इसको, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कितना कम होगा, तभी तो हमको पता चलेगा कितना कम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो ये आएगा 5 एकम 5 और घटेगा तो a/5 आएगा। कितना आएगा, a/5 आएगा, ठीक है, a/5 आ गया। तो a/5 जो है इतना जो है कम होगा चौड़ाई, ठीक है भाई। चौड़ाई को हमने इसमें घटा दिया, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। चौड़ाई कैसे निकाली थी, हमने दिखा दिया, यहाँ से निकाली थी। तो चौड़ाई इतना आ चुकी है जो कि इतना कम है, लेकिन ये पूछा किस में है, प्रतिशत में पूछा है। तो हम निकाल लेंगे कि ये कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत में निकालने के लिए आप हमेशा क्या कीजिए, जैसे आपको बदलना है कि a/5 a का कितना परसेंट होगा, तो आप 100 और अपॉन में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से a से a कट जाएगा और इससे इसको काटेंगे तो ये 20% आएगा। बात समझ पा रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a जो है 100% है और 100% का ये 5 मतलब कि 5 बार डिवाइड किया गया 5 से। तो a अगर 100% है तो a/5 उसका 5 बार डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो अगर आप 100 का 5 बार डिवाइड कर देंगे तो वो 20 ही आएगा। तो इसका आंसर जो है 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 25 ही था, ठीक है, क्योंकि ये 20 जो है सही आंसर इसका, तो 25 ही था। हम लोग खामखा परेशान हो रहे थे ना। तो क्वेश्चन में जो लिखा हो पहले हम उसको सॉल्व करना चाहिए, ये देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है। चलिए ये हमको आज की सीख मिलती है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में कभी कभी होता रहता है, कभी क्वेश्चन लगता है कुछ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने में कभी हो सकता है भाई मिस्टेक हो जाए, एरर हो सकती है, आपको मालूम है। अच्छा एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको जरूर और जरूर बताना है, सभी को बताना है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो ये नहीं बता पाएगा, हम जान जाएंगे कि ये जो है वो पढ़ता नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए, कोणों के योग। और ये क्वेश्चन हम इसीलिए लाए हैं ताकि आपको दे सॉल्व करें आप लोग के। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं
कि ज़्यादातर आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, हमेशा उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगी नहीं। कभी कभी जैसे दिखा 5 गुना, आपको 5 हिंदी में लिख के देगा। ऐसे भी तो दे सकता था 5, उसको आसान पड़ता टाइप करने में, लेकिन वो ऐसा क्यों लिखेगा? क्यों? क्योंकि आप उसको स्किप कर दे, छोड़ दे। कभी दिमाग ऐसे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आपने देखा यार कुछ है नहीं, तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, चलिए। तो 5 गुना है तो, हो तो, है तो, जो भी हो, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 16, 14, 12 और 8। ये आपके ऑप्शन है। ठीक, चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट कीजिए खट से। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए इसको लास्ट में होमवर्क आपके लिए देते हैं। इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, परिधि का, परिमाप का क्वेश्चन कराते हैं। एक बहुभुज जिसका परिमाप P है, एक वृत्त पर, एक बहुभुज जिसका परिमाप क्या है? P है, एक वृत्त पर परिगत है। अब ये परिगत क्या होता है, जिसको यही नहीं पता वो क्वेश्चन यहीं से नहीं कर पाएगा। और परिगत किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है यदि बहुभुज का क्षेत्रफल A, बहुभुज का क्षेत्रफल कितना हो? A हो तो वृत्त का अर्ध व्यास होगा। आपके ऑप्शन है A इंटू P, 2A बाई P, 2A इंटू P, A और बाई में क्या है? P है। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्वेश्चन में कह रहा है भाई? एक बहुभुज है, पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, पता भी कुछ भी हो सकता है, जिसका परिमाप पता है P दिया है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एक वृत्त पर परिगत है। वृत्त पर परिगत का मतलब होता है जैसे एक हमने वृत्त बनाया और वो जो भी यहां पर होगा, जो भी होगा, कितनी भुजाएं होंगी आई डोंट नो, बस जितनी भी भुजाएं होंगी हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो एक वृत्त के ऊपर है। मतलब कि एक वृत्त के ऊपर, मतलब ऐसे समझिए, थोड़ा सा ये इसमें कम समझ में आ रहा होगा अगर, तो ऐसे समझिए जैसे हमने ऐसे बनाया 2 डायग्राम्स, एक डायग्राम बनाए, और जब हम इसमें वृत्त बना रहे हैं तो एकदम उसके अंदर अच्छे से फिट हो रहा है, ऐसा बेंजीन मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, एकदम टच है, इसका जो ये वाला साइड्स होता है ये सब में अच्छे से टच है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर वही कह रहा है कि ये परिगत किया जा सकता है। यदि पता नहीं कि 6, इसमें हम 6 बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं है 6 है कि नहीं है। ठीक है, तो यदि बहुभुज का क्षेत्रफल A हो, बहुभुज का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का नहीं, बहुभुज का क्षेत्रफल A हो, तो वृत्त का ये जो वृत्त है उसका अर्धव्यास क्या होगा? देखिए, अब इसमें कह सकता था कि त्रिज्या क्या होगी, लेकिन कहा है अर्धव्यास। तो अर्धव्यास क्या होती है? अर्धव्यास क्या होती है? त्रिज्या ही होती है। ठीक है, तो अर्धव्यास त्रिज्या होती है, तो ओवरऑल हमको त्रिज्या ही बताना है। ठीक, तो हमने मान लिया कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? R होगी। तो आप देखिए, अगर हम इस
डिस्टेंस को यहाँ से ऐसे मैच करा दें, ऐसे मैच करा दें, मतलब जैसे इसका जो भी सेंटर होगा इसका हम ऐसे मैच कराए तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये समबाहुभुज है तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, देखिए, और सारे के सारे ट्रायंगल्स बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये टच कर रहा है तो ये आपका रेडियस होगा r, ठीक। और यहाँ पर इसकी जो ये साइड्स होगी, ये साइड्स होगी वो कितनी होगी? a होगी। क्या होगी? ये a होगी, ठीक है। क्या होगी? a होगी। बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे ये a आ रहा है और इसकी ये रेडियस r यहाँ पर आ रही है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और बताया गया है कि यहाँ पर एरिया जो है वो समान होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर अच्छा जो ये आर आ रहा है, ये आर यहाँ पर नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि ये तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। आर तो हमारा ये आएगा ना, यहाँ तक का जो टच है, तो ये आर इसके बीच वाला आएगा, ये आएगा आर, है ना, ऐसा होगा। तो ये वाला आर आ रहा है हमारा, ठीक। तो ए मिल गया और हमको ये मिल गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमको बेस मिला हुआ है और ये हमारी हाइट है। तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का एरिया, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये छोटे वाले का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आएगा हाफ और a इंटू आर, ठीक है, क्योंकि a इसका क्या है? बेस है, और r इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है। ये बन पा रहा है। तो ये तो एक का हुआ। इसी तरीके से इसमें ढेर सारे त्रिभुज बनेंगे। और कितने त्रिभुज बनेंगे? जितनी भुजाएं हैं, देखिए, एक भुजा तो एक त्रिभुज, दूसरी भुजा तो इधर दूसरी त्रिभुज, तीसरी भुजा तो तीन, चार है तो चार। तो जितने भी इसमें होंगे, हमको नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमको ये है कि इसमें जितनी भी भुजाएं होंगे उतने त्रिभुज बनेंगे। तो हमको यहाँ पर भुजा के बारे में दिया भी नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि इसमें क्या है? n जो है, यानी कि अब अगर हम निकालेंगे कि बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल, तो बहुभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर हम मान लेंगे कि n भुजाएं हैं, n भुजाएं, तो क्या हो जाएगा? ये टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा a और r और बाई 2 और इनटू में n क्यों कर रहे हैं? क्योंकि n भुजाएं होंगी तो n त्रिभुज होंगे, और सभी त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो इस टोटल जो हमारा पॉलीगन है, जो हमारा बहुभुज है, उसका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये टोटल क्षेत्रफल इसका है, ठीक है, ये टोटल क्षेत्रफल इसका है। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या दिया है? p। अच्छा, इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप इसका होगा कि जितनी भुजाएं हैं, भाई हमने कहा कि इसमें n भुजाएं हैं और एक भुजाओं की लंबाई कितनी है? हमने मान लिया a है, हमने माना a है। तो इसका जो परिमाप आएगा, परिमाप इसका जो आएगा, परिमाप यानी कि p जो आएगा वो कितना आएगा? भाई एक भुजाओं की लंबाई a हमने मानी और टोटल n भुजाएं हैं, तो इसमें हम n से मल्टीप्लाई करके इसका परिमाप नहीं निकाल सकते हैं? n से मल्टीप्लाई करके परिमाप निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि बहुभुज का क्षेत्रफल क्या है? a। बहुभुज का क्षेत्रफल a, और a की बराबर क्या है? ये वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमारे पास में है a, r और यहाँ पर n, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिए।
और बाई 2, ठीक है। और हमको पता है P बराबर NA है, यानी कि नंबर ऑफ जो हमारे पॉलीगन है उनकी साइड्स और उनका डिस्टेंस। तो A बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, A और N का मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे इधर करके भी तो लिख सकते थे। तो A और N के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P इंटू R बाई 2 कर सकते हैं। हमको क्या बताना है, अर्ध व्यास बताना है, त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या को इधर करेंगे, बाकी को इधर भेजेंगे। तो ये चीज इधर आएगी तो ये हो जाएगा 2A, और P इधर आएगा तो अपॉन में P और इक्वल में R। तो इसका जो R आएगा, जो इसकी अर्ध त्रिज्या है, ये वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2A बाई P। तो 2A बाई P यही है। बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको एक होमवर्क देते हैं, और होमवर्क के बाद एक क्वेश्चन और था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअल में। वो अगर उसको ना लिखना हो तो हम सॉल्व करा दें, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सा है, ठीक है। या तो फिर हम आपको बोल दें, आप उसको सुन लें। चलिए बोल करके कराते हैं। वैसे पहले ये होमवर्क आपका दे देते हैं, होमवर्क आप तब से इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते उसको, ठीक है। क्योंकि समय भी बहुत लंबा हो चुका है, आज की क्लास में पूरा समझाना, क्वेश्चन करना, थोड़ा लंबी क्लास हो जाती है। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 5% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, 2.5%, 25%। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था शायद, इसीलिए वहां पर बार बार 5% याद आ रहा था, ठीक है। 975, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा हिंट है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब ये 5% जो है कम नहीं किया गया है, यानी कि नॉर्मल जब था, नॉर्मल आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप 5% उसकी त्रिज्या में कम करेंगे। 5% कैसे कम करेंगे, आप त्रिज्या लिखेंगे, आप त्रिज्या R माने हुए हैं, और उसका 5% त्रिज्या का 5% कैसे निकालते हैं, R इंटू 5/100, इसको माइनस कर देंगे तो आपको एक नई त्रिज्या मिलेगी, ठीक है। जब आपको ये नई त्रिज्या मिलेगी तो उस नई त्रिज्या से फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे, और उन दोनों क्षेत्रफल का आप उसमें निकालेंगे उसका परसेंटेज, कि जो नया क्षेत्रफल है वो पिछले वाले के कितना % में है, ठीक है। तो वो निकालेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए कि नहीं कराया जाए भाई, कि या फिर आपके ऊपर दे दिया जाए। हाँ, बहुत समय हो चुका है और बोलते बोलते हालत भी जो है खराब हो चुकी है। एक्चुअल में बहुत मेहनत लगती है, देखिए क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है कि एक वृत्त है, समझ लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। एक वृत्त है बड़ा सा ऐसा, यूं देखिए, अच्छा वृत्त बनता है ना, मस्त। देखिए कैसा बना है, ठीक है। एक वृत्त है, इसका नाम है एक्स, ऐसे नहीं लिखते, इसका नाम है एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर ऐसा लिखा है कि अर्ध, ध्यान से सुनिएगा, अर्ध व्यास R के वृत्त, यानी कि इसका जो रेडियस है वो कितना है पता है, वो है R। ये आपको दिया गया है कि ये R है, ठीक है, बता दिया पहले से। अर्ध व्यास R वृत्त X के अंदर एक वर्ग ABCD बनाया गया, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, और वर्ग बनाया जाएगा तो सेंटर यही लेकर के बनाया जाएगा, ठीक है। उसका सेंटर वहीं पे रहेगा, ठीक इस तरीके से बनाया गया। मान लीजिए को मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से किसके अंदर वर्ग बनाया गया, उसके अंदर एक वृत्त Y बनाया गया, और ये ABCD है, ध्यान रखिए, ये ABC और D। अब इसके अंदर फिर से एक वृत्त बनाया गया, इसके अंदर एक फिर से वृत्त बनाया गया, और
ये जो वृत्त है इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया वाई। क्या नाम रखा गया? वाई रखा गया। इसके अंदर फिर से एक वर्ग बनाया गया, इसके अंदर फिर से एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? पी क्यू आर एस रखा गया। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S, ठीक है, ये रखा गया, ठीक है, बनाया गया। इस वर्ग के अंदर एक और वृत्त बनाया गया। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलिए, एक और वृत्त बनाया गया। सेंटर सबका सेम ही है, ध्यान रखिएगा। और इसको क्या नाम है? इसका नाम है जेड, मतलब इस वृत्त का नाम जेड है, ठीक है। इस वृत्त का नाम है जेड, बनाया गया। वृत्त एक्स तथा वृत्त जेड के क्षेत्रफल में अनुपात, एरिया ऑफ एक्स रेशियो एरिया ऑफ जेड आपको बताना है, ठीक है। ये एरिया है, ठीक है, एरिया। तो आपको क्या बताना है? एरिया एक्स का और एरिया जेड का आपको रेशियो बताना है। किसका रेशियो क्या होगा? ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में आपके पास में है 3:1, 2:1, 8:1 और 4:1, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा? तो हमने कहा कि जब भी आपको रेशियो वाला है तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको निकाल लीजिए, यानी कि एरिया ऑफ एक्स निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ एक्स तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा भाई। वृत्त का जो एरिया निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमको जो अगर ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है, तो ये तो हमको तुरंत पता चल जाएगा भाई, ये पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया तो मिल गया इसका, बस हमको ये वाला समय लगेगा, जेड वाला, ठीक है। एक सेकंड, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो यहां से ये तो हमको मिल चुका है, हमको जेड का निकालना है। तो जेड का हम निकालेंगे अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमको जेड की रेडियस नहीं पता है, लेकिन जेड की रेडियस हमको निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकल गई तब तो काम खत्म हो गया, तब तो एकदम आसान हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? तो देखिए ध्यान से, अब समझिएगा, अब समझिएगा। यहां से लेकर के अगर हम ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के अगर हम यहां तक का डिस्टेंस निकालना चाहें, ये डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें, ये वाली, तो ये कितनी है डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? इसको अभी इसको बंद रहने दीजिए ब्रैकेट में। अगर हम निकालना चाहें कि हमारा CB कितना होगा, CB कितना होगा, तो क्या ये 2R के बराबर होगा? भाई इतना R है, ये इसके रेडियस से तो 2R के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब 2R के बराबर होगा तो क्या हम इसकी ये साइड निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर ये साइड निकाल लेंगे तो हमको ये इस वाले सर्कल का ये जो अंदर बना हुआ है इसका हमको वो मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। देखिए इसी के तो अंदर वो बना है, ये छोटा वाला वाई वाला, तो उसको हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो हमको ये निकालना बहुत जरूरी है, CD निकालना बहुत ही जरूरी है। तो हमको CB पता है, CB पता है, हमको CD निकालना जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि एक वर्ग है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक सेकेंड, इंक, एक सेकेंड, तब से आप सोचते रहिए। अब आपको हमने आइडिया दे दिया है, अब आप तब से सोचते रहिए कि होने क्या वाला है, ठीक है, होने क्या वाला है, ठीक। यहाँ पर सोचे क्या हो सकता है भाग्य काम, यहाँ से कैसे निकल सकता है। अब तो आसान हो गया होगा, अब तो थोड़ा दिमाग काम कर रहा होगा। कैसे निकालेंगे भाई? वर्ग से हमको पता है कि ये और ये साइड बराबर होगी, तो अगर ये A होगा तो ये भी A होगा ना। तो हम क्या करेंगे, हमको ये निकालना CB। तो हम देखेंगे CB बराबर क्या होता है, आपने देखा था A√2 होता है। यही तो हमने आपको बताया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो यही होता है। तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, भूल गए हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको A पता है, हमको अच्छा A तो निकालना ही है, हमको A निकालना ही है, हमको ये CB पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखेंगे कि A बराबर आपका आएगा CB/√2। तो CB आपको क्या दिया है? CB आपको दिया है 2R और अपॉन में क्या हो जाएगा, √2। तो √2 अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, √2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल ये जो आएगा आपका r/√2 आएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर भुजा मिल चुकी है। किसकी भुजा? ये है आपकी, यहाँ पर ये जो भुजा है ए कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर भुजा मानी थी, ठीक है, ये भुजा इसकी, ये ए बड़े वाले की, ये आ चुकी है। तो अब ये जो बड़े वाले की भुजा यहाँ पर हमारी आ चुकी है, ये अंदर वाले गोले की क्या है, इस गोले की क्या है, इस गोले की डायमीटर है, और इस गोले की डायमीटर है, तो कहने का मतलब है कि अंदर वाला जो यहाँ पर ये PQRS है, इसका विकर्ण है। तो उसके विकर्ण से हम ये वाली निकाल सकते हैं, RS निकाल सकते हैं, और RS आएगा तो ये छोटे वाले जो हमारा सर्कल है, सबसे लास्ट वाला सर्कल है अंदर वाला, जिसको हमको चाहिए, उसका डायमीटर मिल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे RS। तो RS कैसे निकालेंगे भाई? RS हमको निकालनी है, साइड निकालनी है, तो हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको, इस वाली साइड को यहाँ पर हमको निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लें, चलिए मान लेते हैं कि ये R1 होगा। क्या होगा? R1 होगा, या फिर R वगैरह ना मान करके हम सीधे सीधे इसको X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला RQ फॉर्मूला बनेगा कि RQ का स्क्वायर इक्वल में, RQ का स्क्वायर इक्वल में x² प्लस x²। ठीक है, इस तरीके से बनेगा फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ से ये बनेगा, तो ये टोटल कितना आएगा, अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो टोटल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x और √2, यही बनेगा। तो हमको ये पता है, RQ पता है भाई, RQ हमको पता है कि नहीं पता है? R और यहाँ पर Q, ये इस सर्कल का डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर, या फिर A कह लीजिए, वही चीज़ है, तीनों सबसे में। तो ये C जो आपका A आ रहा है, यही आपका RQ है। ये जो आपका A आ रहा है, ये जो आपका A आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये A है और A इसका डायमीटर है, और जो इसका डायमीटर अगर इधर घुमाएंगे तो यही RQ है। तो यही तो RQ है। तो A को हम लोग RQ भी तो लिख सकते हैं, A बराबर हम लिख सकते हैं ना, RQ बराबर क्या, R√2। ठीक, तो अब हमको RQ पता चल चुका है, हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला पाइथागोरस वाला। अब ये कहाँ से आया, हमने समझाया आपको कि आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये एक साइड, ये एक साइड, तो यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको विकर्ण का फॉर्मूला हमने बताया कि विकर्ण बराबर होता है साइड और √2। ठीक, तो विकर्ण बराबर साइड √2। हमको ये साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम √2 को इधर भेज देंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से। तो अब अगर हम इसको रखते हैं तो x बराबर हमारे पास आएगा, RQ यानी कि ये वैल्यू। ठीक, तो RQ एक बार रख देते हैं, RQ बटे √2। अच्छा, ये वैल्यू तो इधर रखी है, फिर क्यों यहाँ पर रख दें, डायरेक्ट संख्या रखते हैं। तो RQ हमारे पास क्या है, R√2। ठीक है, और नीचे में √2, इससे कट जाएगा, तो हमारी जो x बराबर आएगी वो R आएगी। क्या आएगी? R आएगी। यानी कि जो इसका है ये भी क्या आ रहा है इसमें, मतलब कि इसका जो डायमीटर है वो R आ रहा है। ये जो इसका डायमीटर है, मतलब छोटे वाले का डायमीटर इस बड़े वाले के रेडियस के बराबर आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो इसका रेडियस निकालना है। तो इसका रेडियस यानी कि x/2 हमको निकालना है। तो x/2 करेंगे तो इधर भी R/2 हो जाएगा, इधर करेंगे 2 से डिवाइड तो इधर भी हो जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो अंदर वाली हमारी सर्कल है उसकी रेडियस आएगी R/2। तो अब अगर हम इससे इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, होता है पाई, और आगे क्या होता है, R²। तो R यहाँ पर क्या है, R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R/2 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इससे पूछा गया x तथा z का। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि x पहले का, तो आपको इसको पहले रखना है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा आपका पाई R²/1, और मेन में अपॉन करेंगे इसका, तो ये भी आपका आएगा पाई R², लेकिन नीचे इसमें आएगा 4। ठीक है, 2 दूनी 4, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो इससे टोटल कट जाएगा, तो टोटल ये 4:1 आएगा। क्या आएगा, टोटल 4:1 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आई? तो आपको इसमें दिमाग लगाना है, क्योंकि दिमाग को घुमाएंगे बार बार,
इधर करें कि उधर करें, किधर करें, ठीक है। तो आपको उसको समझना है और आगे अच्छे से सॉल्व करना है। बात क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए, फैला दीजिए अपने कलीग्स, दोस्तों, फ्रेंड्स सबके पास में, ताकि सब लोग देखते रहें। और जो लोग बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, जिनको PDF वगैरह चाहिए, यहाँ पर जो नंबर दिखता है वहाँ पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।